हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क मेजरमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो जितने भी सारे बच्चों ने अभी 5 सितंबर जो हम लोग ऐसे टीचर डे मनाते हैं, तो जो आप लोग विश करते हो मतलब अपने टीचर्स को। और देखो, ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हमसे जो कोई बड़ा है वही हमारा टीचर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप अपने छोटे से भी सीखते हो तो वो भी आपके लिए क्या भी है, एक टीचर ही है। तो हमें ये हमेशा दिमाग में नहीं रखना यार कि हमें कोई भी चीज़ वही सिखा सकता है जो हमसे बड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि देखो यार। और ये भी ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास एजुकेशन रहेगा सिर्फ वही टीचर है, क्योंकि हमें पता है यार कि हमारे लाइफ में अगर हम लोग स्टार्टिंग में कुछ सीखते भी हैं तो कहाँ से सीखते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो सबसे पहले यार तो हमारे तो टीचर कौन हो गया, हमारे पेरेंट्स हो गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती है। तो फिर हम लोग और रिक्वायरमेंट जैसे हमारी मतलब नॉलेज वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए होती है, तो हम लोग को जहाँ से भी नॉलेज वगैरह मिलते हैं तो हम लोग टीचर्स को भैया हमारे ख़ास करके हमारी कंट्री में मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यार ये एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है, क्योंकि वो हमेशा मतलब दूसरों के बारे में सोचता है, वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता है भैया कि आप अपने लाइफ को मतलब कैसे अच्छा करें, ठीक है। विदाउट एनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश मतलब सेल्फलेस होकर सोचते हो। तो आप जितने भी सारे अगर आप मान लो जो आप जहाँ पे कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हो या कोचिंग्स वगैरह में पढ़ते हो, तो आप हर एक अपने जो भी टीचर्स होते हैं उनको आप लोग क्या करते हो, रेस्पेक्ट करते हो। तो सीखने को यार हमें कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स होते हैं वो आपके एज में बड़े होते नहीं, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले सीखते रहिए, ठीक है। तो आपके जितने भी सारे आप लोगों ने विशेष दिया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। यही सब तो हमारा एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन का मतलब कारण निकल के आता है यार, कि आप लोग ये जो हम लोग को फीडबैक देते हो ना, तो ये मतलब एक ऐसा चीज़ है ना, वो वही समझ सकता भैया जो इस प्रोफेशन में है। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को ये बोलता भी हूँ कि यार जब भी कभी टाइम मिले तो भैया किसी को थोड़ा गाइडलाइन वगैरह कर देना। क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, अगर आप मान लो किसी को गाइड कर रहे हो, अगर उसके कारण आपके कारण अगर उसके लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस आता है ना यार, तो उस बंदे से रिलेटेड होती है उसकी पूरी फैमिली, समझ रहे हो। तो अगर वो बंदा कुछ कर लेता अच्छा, तो भैया उसकी फैमिली तो मतलब सुधरेगी ही, प्लस उसके आगे आने वाला जो जनरेशन है भैया वो उसको भी सुधार के ले जाएगा। प्लस उसके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा यही कोशिश करना कि अगर आपसे कोई छोटे हो या बड़े हो, जहाँ लगे कि यार हाँ मुझे यहाँ पे इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो विदाउट मतलब ये नहीं सोचना यार कि मतलब सपोर्ट करूँगा, मतलब इन सपोर्ट इन द सेंस मतलब आप उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर नहीं पता नहीं टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो यार, आप लोगों का सेमेस्टर का एग्ज़ाम बड़ा ही मतलब नियर में है, तो मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। और थोड़ा लेक्चर में मतलब फास्ट करूँगा, जिससे फ़ायदा आपका ये होगा कि थोड़ा टॉपिक सारे जल्दी कवर हो जाएंगे और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कंप्लीट होने के बाद में तुरंत करवाऊँगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर मतलब हमारा टॉपिक है वर्क मेजरमेंट है। मैंने बताया था कि जो हम लोग करते हैं वर्क स्टडी, इसके दो पार्ट थे, मेथड स्टडी जिसको हम लोग मोशन स्टडी बोलते थे, वर्क मेजरमेंट और या तो टाइम स्टडी। सबसे पहले मैंने एक मेथड को मतलब सूटेबल मेथड डेवलप कर लिया, इकोनॉमिकल मेथड किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन उसको काम करने के लिए जो वर्कर चाहिए कि कितना टाइम मतलब उसको लगेगा वहाँ पे काम करने के लिए, वो डिसाइड करने वाला वर्क मेजरमेंट। तो समझते हैं क्या होता है। वर्क मेजरमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम टाइम स्टडी, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व्स होता है असेसमेंट, क्या फाइंड करता है भैया, टाइम टेकन टू डू ए जॉब और मेथड, मतलब किसी मेथड को या किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये डिफाइन करता है आपका वर्क मेजरमेंट, ठीक है। वर्क मेजरमेंट टेक्निक जो होता है ये फाइंड क्या कर रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब बाय अ क्वालिफाइड ऑपरेटर। क्वालिफाइड मतलब वो बंदा जो उस जॉब को कर सकता है, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मतलब एक टाइम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको जैसे स्टैंडर्ड पेस, मतलब ऐसा नहीं कि भैया कि उस और जो हम लोग उसको टाइम मतलब वहाँ पर देने वाले हैं उस वर्कर को काम करने के लिए, तो वो एक ऐसा टाइम निकल के आएगा, वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। मतलब कि भैया कि उससे ज़्यादा वो बंदा टाइम नहीं लेना चाहिए। उससे मुझे ये समझ में आएगा कि भैया ये वर्कर कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ आइडल टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा हम लोग ये फिक्स करते हैं उसका टाइम को। और ये जो टाइम का कैलकुलेशन होता है उस टाइम को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे।
और द मेथड टू डू द जॉब इज़ नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग मेथड स्टडी प्रोसीजर बिफोर कैरिंग वर्क मेजरमेंट। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने सबसे पहले मान लो कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, उस जॉब को पहले तो एक मेथड तैयार करूँगा ना यार, तो वो मेरे को मेथड कहाँ से मिलेगा, मेथड स्टडी से मिल जाएगा। और मेथड स्टडी करने के बाद तो वर्क मेजरमेंट आएगा ना। तो किसी ने बोल दिया स्टेटमेंट कि बताओ सबसे पहले मेथड स्टडी करोगे कि वर्क मेजरमेंट करोगे। पहले भैया मेरे को मेथड तो चूज़ करने दो कि भैया किस मेथड से वर्क को मेरा या इस जॉब को काम किया जाए। उसके बाद उस जॉब को करने के लिए जो भी टाइम रिक्वायरमेंट होगा वो वर्क मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, देखो वर्क मेजरमेंट डिफाइन इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइंड टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड जॉब एट डिमांड लेवल डीनीड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एक अच्छे परफॉर्मेंस लेवल पे क्या कर सकता है वो वर्कर भैया वहाँ पे काम कर सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या उद्देश्य क्या है वर्क मेजरमेंट का करने का। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम कि जो भी वेरियस ऑपरेशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और जिससे में क्या होता है कि जो भी वेज और इंसेंटिव्स वगैरह होता है, जो स्कीम वगैरह हम लोग देते हैं किसी भी किसको वर्कर को, ये फिक्स करने में हमें हेल्प करता है कि गवर्नमेंट जो भैया डेली मतलब जो वर्कर एम्प्लॉय होते हैं वो डेली 8 घंटे काम करते हैं। तो यार अगर मैं टाइम फिक्स नहीं करूँगा तो उसके जो प्राइवेट में मान लो जो बंदा कोई जॉब कर रहा होगा या किसी इंडस्ट्री में कोई जॉब कर रहा है, तो भैया मैं उसकी सैलरी कैसे फिक्स करूँगा, इसलिए मुझे टाइम को फिक्स करना पड़ेगा ना। तो ये तो मेरा एक मेन उद्देश्य हो गया। टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूरेटली, अगर मुझे पता चल जाएगा कि यार हाँ ये इतना टाइम में ख़त्म होने वाला है, मुझे वर्कर की सैलरी देनी पड़ेगी इतनी सारी, तो उससे जो प्रोडक्ट मान लो हम लोग बना रहे हैं तो उससे एक उसका कॉस्ट का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, सॉरी ये तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, उल्टा लिख दिया इसने। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है भाई, जो भी आप प्लान कर रहे हो कि भैया मतलब कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कैसे कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट बना के कंप्लीट करना है, तो मुझे सबसे पहले एक टाइम तो फिक्स पता होना चाहिए ना यार। ऐसा थोड़ी है यार कि मतलब टाइम आप कुछ भी ले लो तो भैया वहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो टाइम पे अगर मान लो कोई प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं आएगा तो वही है कि आपका कस्टमर के बीच रिलेशन ख़राब हो जाने वाला है। तो ये टाइम फिक्स करने से आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो। फिर क्या है, अगर मान लो अगर टाइम फिक्स रहेगा तो जो डिलीवरी डेट वगैरह होता है प्रोडक्ट की, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट टाइम में उसको प्लेस कर सकते हो ऑर्डर को। तो फाइंड दैट हाउ मेनी मशीन्स एन ऑपरेटर कैन रन विद द हेल्प ऑफ मैन मशीन चार्ट। मतलब अगर मुझे टाइम अगर फिक्स हो गया तो मैं उसमें डिसाइड कर सकता हूँ कि भैया किसमें कितना मैन पावर चाहिए। ठीक है, हाँ कितने मशीन्स चाहिए। तो ये सारा मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसको टाइम को मतलब उसमें टाइम फैक्टर मेरा जब मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा, जब मैं उसको निकाल लूँगा। ये सारे क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके। टू बैलेंस द वर्क अमंग द ग्रुप ऑफ वर्कर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मतलब मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग बैलेंस बनाते हैं किसके बीच, वर्कर्स के बीच में, कि हाँ भैया चलो वर्कर्स मान लो एक ग्रुप में काम कर रहा है तो भैया कौन क्या काम करेगा, मतलब उसका एक अब बताओगे ना भैया कि मान लो कोई भी वर्क करने वाले हो तो कोई ग्रुप ऑफ वर्कर जो काम करते हैं वो अलग अलग अपना जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो काम करेंगे। तो उसके लिए भी भैया एक अलग अलग टाइम इनके लिए सबके लिए फिक्स किया गया होगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड वर्कर, वही है कि भैया मतलब जिससे हमें पता चल जाएगा कि मान लो कोई वर्कर है तो कोई वर्कर मान लो किसी काम को करने में 2 घंटा ले रहा है, कोई ले रहा है 3 घंटा, और मैंने जो वर्क मेजरमेंट किया भैया उसमें मेरे को चाहिए कि वो काम मेरा हो जाए 2 घंटे में। तो भैया ये 3 घंटे वाले वर्कर कितना भी अच्छा होगा तो आप इसको लोगे, अरे नहीं लोगे ना। तो इसलिए ये क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपको स्टैंडर्ड वर्कर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉय, मान लो यार कोई वर्कर अगर आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगर मान लो आपका स्टैंडर्ड टाइम अगर पता रहेगा कि यार इतना टाइम में ये काम कंप्लीट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे उस एम्प्लॉय को कि यार तुम्हारे साथ हो क्यों नहीं रहा है, क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके बाद जो भी उसके मतलब प्रॉब्लम्स होगा उसको आप लोग एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेप होता है टाइम स्टडी का। टाइम स्टडी मतलब वही आपका वर्क मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या करो, सिलेक्शन कर लो किसका, मतलब द जॉब टू बी टाइम, मतलब जिस जॉब के लिए मुझे टाइम को फिक्स करना है उसका सिलेक्शन कर लो। अब कुछ रिकॉर्ड करो डेटाज वगैरह। ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग मेथड किस मेथड से बना रहे हो, कौन ऑपरेटर है, जॉब एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तभी तुम लोग पता लगा सकते हैं कि ये ऑपरेटर कौन है कौन नहीं है, कि तभी तो क्या करोगे आगे जाके एनालिसिस करोगे कि कितना टाइम लगने वाला है। फिर डिफ़ाइन करने वाला, ये जितने भी सारे आप रिकॉर्ड किए हो डेटा वगैरह, द एलिमेंट्स जो होता है, ब्रेक द जॉब इनटू एलिमेंट्स कन्वीनियंट फॉर टाइमिंग। मतलब मान लो किसी जो भी आपका जॉब है उसको करने में 10 मिनट लग रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आप उसको क्या करो, मतलब ब्रेक कर दो, और वहाँ पे आप एनालाइज़ करोगे यार इस पार्ट में कितना टाइम लगना चाहिए, इस पार्ट में कितना टाइम लगना चाहिए, और अगर लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको भैया क्या करो, कम करोगे आप यहाँ पे।
फिर क्या करना, डिफाइन करना था। डिफाइन हो गया आपका, मेज़र करो टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच एलिमेंट एंड एसेस द रेटिंग। मतलब अब जैसे मैंने बोला यहाँ टोटल अगर 10 मिनट लग रहा है मेरे को, तो मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके उसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे उसको मेज़र किया कि भैया इसमें कितना टाइम लगने वाला है। उसके बाद एक रेटिंग फिक्स कर दिया। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, एक होता है आइडियल मतलब कि हाँ यार इतना टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, और एक होता है कि भैया एक्चुअल में वो बंदा कितना टाइम ले रहा है। तो ये दोनों का रेशियो जो भी निकलेगा ना हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग रेटिंग बोलेंगे। ये वर्कर्स की रेटिंग फिक्स होती है। इसी से जो रेटिंग से हमें पता चलता है कि कौन वर्कर जो होता है हाईली क्वालिफाइड है इन द सेंस ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है। एक्सटेंड ऑब्जर्व टाइम इनटू नॉर्मल टाइम, जैसे कि जो भी आपका ऑब्जर्व टाइम कर रहे हो कि जो भी टाइम आपको लग रहा है उसको क्या करो, नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मल टाइम कोई बोलता है बेसिक टाइम, और याद रखना जो स्टैंडर्ड टाइम होता है इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल टाइम और बेसिक टाइम। डिटरमाइन रिलैक्सेशन एंड पर्सनल अलाउंस। देखो अब मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है, तो यार ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यू वो काम करते रहेगा। तो यार कभी मान लो वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए, ठीक है, या तो कभी उसको मान लो ड्रिंकिंग पानी वानी पीने के लिए वो चला जाएगा बंदा, या तो किसी टाइम रेस्ट ले लेगा। तो ये सारे भी अलाउंस हमको उसमें सब कुछ डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। ये सारा भी चीज़ तो मेरे को जॉब को काम करने में ही लग रहा है, तो ये सब भी तुमको उसको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी यार कि रोबोट नहीं है ना कि कंटिन्यू काम करता जाएगा वो, तो उससे तो जो एम्प्लॉय है उसकी भैया एफिशिएंसी घट जाएगी। फिर फाइनली जब ये सारा कुछ अब डिटरमाइन कर लो, रिलैक्सेशन एंड पर्सनल अलाउंस, फिर क्या करें, फाइंड आउट कर दो टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन फॉर ए डिफाइंड जॉब और ऑपरेशन। और ये स्टैंडर्ड टाइम जहाँ फिक्स कर दिए हो, अगर इससे ज़्यादा अगर टाइम आपका वर्कर ले रहा है तो समझ जाओ वो वर्कर आपका उस काम के लायक नहीं है, आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, उसको हटा दोगे वहाँ से, बोलेगा भैया छोड़ दो, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को यहाँ पे रख लूँगा। अब टाइम स्टडी है, मैंने बताया टाइम स्टडी एक टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है भैया, वर्क मेजरमेंट का, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम्स ऑफ परफॉर्मिंग ए सर्टन स्पेसिफिक जॉब और इट्स एलिमेंट कैरिड आउट अंडर a स्पेसिफाइड कंडीशन एंड फॉर एनालाइजिंग द डेटा सो इज टू ऑब्टेन द टाइम नेसेसरी फॉर। मतलब टाइम स्टडी सिंपल से यही बताता है ना यार कि जो भी मतलब ये एनालाइज करता है किसको, उस किसी भी जॉब को करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफाइड जॉब को करने के लिए, और उस किस कंडीशन में उसको किया जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उस काम को करने के लिए कितना मतलब नेसेसरी टाइम चाहिए। ये सारा चीज़ हमको फाइंड आउट करके कौन बता देगा, आपको टाइम स्टडी करके बता देगा, ठीक है। तो वही टाइम स्टडी क्या करता है, डिटरमाइन करता है एक्यूरेटली एज पॉसिबल फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन। मतलब कम टाइम में वो, मतलब एक होता है टाइम स्टडी जो टेक्निक है, कम मतलब टाइम प्रोसेस करके वो बता देगा कि भैया किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। द टाइम नेसेसरी टू कैरी आउट ए गिवन एक्टिविटी एट ए डेफिनिट डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस भैया स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट कंपेयर विद द क्वालिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी काम कर लो और भैया प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर दो, या जो उसकी मतलब प्रोडक्ट की अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे ख़राब नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो ठीक है। अब द फॉलोइंग स्टेप्स इन मेकिंग टाइम स्टडी। अब जैसे हम लोगों ने अभी वर्क स्टडी में देखा था कि सेलेक्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, फिर मेजर करते हैं। इस तरीके से इसमें भी भैया अलग अलग टाइम स्टडी को करने का क्या है, आपके स्टडी में ये होते हैं, आपके स्टेप्स होते हैं। कौन कौन सा, फाइंड द ऑब्जर्व टाइम फॉर ए गिवन टास्क। अब देखो कि एक ऑब्जर्वेशन लगाओ यार, देख के समझ में आता है कि भैया टोटल कितना टाइम लग रहा है किसी भी जॉब को करने को, उस टाइम को मैंने बोल दिया कि ऑब्जर्व टाइम। अप्लाई अ रेटिंग फैक्टर एंड फाइंड द नॉर्मल टाइम। रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है, मैंने क्या बोला कि यार कि हर एक जो वर्कर होते हैं उसकी एक अलग अलग रेटिंग होती है, देखेंगे अभी कैसे निकालते हैं ये रेटिंग, ठीक है। और उस रेटिंग को देने के बाद क्या होता है, एक नॉर्मल टाइम निकल के आता है कि भैया नॉर्मल टाइम इतना लग रहा है और कुछ रेटिंग लग रहा है, उसको मिला के हम लोग टोटल को बोल दिए ऑब्जर्व टाइम बोल दिए, ठीक है। एड अलाउंसेस फॉर रेस्ट एंड फाइंड द कंप्लाइड टाइम ऑफ कंपाइल टाइम फॉर स्टैंडर्ड टाइम। मैंने क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ये वो टाइम होता है जब कुछ सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब जो भी अलाउंस उसको छूट दे रहे हो, चाहे रेस्ट करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, या वॉशरूम जाने के लिए दे रहे हो, या उस जॉब को काम करने के लिए दे रहे हो, सारा कुछ ऐड करके निकल के आता है आपका टाइम, स्टैंडर्ड टाइम निकल के आएगा। इन परफॉर्मिंग अ टाइम स्टडी, इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियर टाइम द एफर्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए डिफाइंड टास्क वाइल इट मे बी सूड सिंपल दिस इज कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखो यार ये सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि जो भी मैं कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ, मतलब क्या करने वाला हूँ यार, एक उस वर्कर को टाइम कितना लगेगा जॉब में उसको फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो यार ये हर कोई बनता है कि हम या आप जाके कर लेंगे, नहीं कर लेंगे यार। इंडस्ट्री में कोई एक भैया स्पेशलिस्ट बंदा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर होना चाहिए,
ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड जो इस टाइम को कैलकुलेट कर सकता है, वो भी कौन सा टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। भैया ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइम कैलकुलेट करके दे दे, उसमें भैया खर्चे भी लगते हैं। तो वही बोल रहा है कि भैया स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। आगे देखते हैं, टाइम स्टडी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वर्क मेजरमेंट। मतलब भैया वर्क मेजरमेंट का ही एक एप्लीकेशन है, कौन, टाइम स्टडी। टू एस्टेब्लिश टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर, मतलब कि एक टाइम फिक्स करता है किसी क्वालिफाइड वर्कर को लिए वर्कर के लिए, टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड टास्क अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन एंड एट द डीनिड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वही बात है, मतलब टाइम स्टडी एप्लीकेशन होता है वर्क मेजरमेंट, जो भैया एक मतलब फाइंड आउट करता है कि भैया किसी भी वर्क को करने के लिए कितना टास्क मुझे, मतलब उसको टाइम कितना रिक्वायरमेंट होता है। अब टाइम स्टडी का यूज़ कहाँ कहाँ पे करोगे, डिटरमाइनिंग शेड्यूल एंड प्लानिंग का वर्क। भैया मतलब जहाँ भी शेड्यूल वगैरह बनाओगे आप, प्लानिंग करोगे तो वहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एज एन एड इन प्रिपेयरिंग बजट्स वगैरह जो होता है उसमें भी आपका टाइम की रिक्वायरमेंट होती है भैया, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह फिक्स करोगे बजट को बनाने में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी आप यहाँ पे फिक्स करेगा वो। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इट। देखो अब टाइम स्टडी क्या होता है कि भैया मान लो मैंने अभी कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, उसके पहले ये क्या कर देगा कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्यों, क्योंकि मैंने कर दिया टाइम को फिक्स। तो टाइम जैसे फिक्स करोगे तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा प्रोडक्शन सिस्टम में भैया इतना टाइम तो चलने वाला है, इतना टाइम तक मुझे वर्कर की सैलरी देनी है, मटेरियल्स कहाँ कहाँ से लाने हैं, क्या करना, सब पता चल जाएगा ना आपको। तो ये क्या कर रहा है आपको, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग के पहले आपको ये कॉस्ट का एस्टिमेशन बता देगा भैया कि आपकी इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना कॉस्ट लगने वाला है। तो भैया क्या आपके पास है इतना पैसा, अगर है तो भैया प्रोडक्शन सिस्टम चालू कर दो। डिटरमाइनिंग मशीन इफेक्टिवनेस, द नंबर ऑफ मशीन्स विच वन पर्सन कैन ऑपरेट। मतलब एक इफेक्टिवनेस बताता कि भैया कि कितने मतलब जो मशीन्स वगैरह है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। नंबर ऑफ मशीन्स विच वन पर्सन कैन ऑपरेट, मतलब एक जो पर्सन है बंदा वो कितने मशीन्स पे काम कर सकता है, ये मुझे टाइम स्टडी से समझ में आता है। डिटरमाइनिंग टाइम स्टैंडर्ड टू बी यूज एज अ बेसिस फॉर द पेमेंट ऑफ ए वेज इंसेंटिव टू डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। मतलब देखो यार, इनडायरेक्ट लेबर मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लो इंडस्ट्री में आपका वॉचमैन हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर वगैरह। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होते हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम में काम कर रहा है, कहाँ पे, एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम में, जो मटेरियल को लोड कर रहा होगा, अनलोड कर रहा होगा, कुछ ऑपरेशन कर रहा होगा, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट लेबर वाला हो गया। तो भैया ये जो वेज सैलरी वगैरह होता है, इंसेंटिव मतलब स्कीम वगैरह होता है, तो जैसे ही आप टाइम को फिक्स करोगे तो ये सारी चीज़ आपको भैया क्या हो जाएगा, आप डिटरमाइन कर सकते हो इजीली। फिर बोलता है डिटरमाइनिंग द टाइम स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर लेबर कॉस्ट कंट्रोल। मतलब क्या कर रहा है, डिटरमाइन करता क्या, टाइम को डिटरमाइन करने से क्या होगा, स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर लेबर कॉस्ट कंट्रोल। मतलब लेबर कॉस्ट कंट्रोल भी भैया इसमें क्या होगा, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो फाइंड आउट करके टाइम को। अब टाइम स्टडी, अब देखो यार मैंने तो बोल दिया कि एक एप्लीकेशन होता है वर्क मेजरमेंट का, तो भैया टाइम निकालोगे कैसे, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट होंगे ना। तो देखो टाइम स्टडी इक्विपमेंट जैसे कि स्टॉप वॉच वगैरह होता है, या स्टडी बोर्ड होता है, टाइम स्टडी फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे टूल मतलब जब का स्टॉप वॉच होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। स्टॉप वॉच आप लोग अपना मोबाइल में भी देखते हो ना, टाइम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो टूल्स ऑफ स्टॉप वॉच टाइम स्टडी के लिए क्या क्या होता है, द टूल्स ऑफ स्टॉप वॉच टाइम स्टडी आर इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निक इटसेल्फ। आप याद रखना जो बेसिक मेजरमेंट टेक्निक है किसी भी वर्क मेजरमेंट में, वो क्या आपका स्टॉप वॉच ही है। बेसिक जो आपका वर्क मेजरमेंट का टेक्निक हो क्या है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग स्टॉप वॉच में देखो ये क्या होता है, आपके क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपका टेक्निक, द टूल ऑफ स्टॉप वॉच कौन कौन से ये आपके जो आपका स्टॉप वॉच होता है, कंटिन्यूस, स्नैपबैक, 3 वॉच, मेथड टाइम मेजरमेंट, डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ये अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो स्टॉप वॉच के अंदर ही मतलब। तो बोर्ड्स वगैरह होता है, बोर्ड्स वगैरह में भी आप क्या करते हो, फॉर होल्डिंग वॉचेज एंड पेपर, ठीक है, ये सारे भी टेक्निक आते हैं। वीडियो टेप रिकॉर्डर हो गया आपका, रिकॉर्ड कर लो कोई भी चीज़ जो चल रहा है जहाँ पे वर्कर काम कर रहा होगा, या फॉर्म्स वगैरह हो गया। अब स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी ये क्या क्या होता है। देखो स्टॉप वॉच क्या होता है समझते हैं। मैंने क्या बोला कि स्टॉप वॉच एक बेसिक टूल होता है आपका वर्क मेजरमेंट में को मेजरिंग करने, टाइम मेजर करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको भैया एकदम 3 स्टार लगा के रखो, यहाँ पे 3 क्यों 5 स्टार लगा के रख लो इसको। तो स्टॉप वॉच क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या करता है भैया, टाइम को कैलकुलेट करता है। ये 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच कॉमनली यूज्ड फॉर टाइम स्टडी आर। मतलब बोल रहा है कि 2, मतलब ऐसे तो होते हैं भैया 5 टाइप्स के, लेकिन 2 टाइप्स के जो कॉमनली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में उसके बारे में बता रहा है। कौन कौन से, क्यूमुलेटिव स्टॉप वॉच और फ्लाईबैक डेसिमल माइन्यूट स्टॉप वॉच, ठीक है।
तो ये देखो स्टॉपवॉच का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से आपका रहता है आपका, ठीक है। आउटसाइड में इसका क्या नोट क्या हुआ आपका नंबरिंग, ये आपका निडल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे माइक्रो सेकंड भी भैया यहाँ तक कि मैं ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपका दिया हुआ कि क्यूमुलेटिव स्टॉपवॉच क्या होता है। द वॉच इज स्टार्टेड बाय प्रेसिंग द वाइंडिंग, ठीक है, नॉब लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द वॉच एंड इज स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग द वाइंडिंग नॉब सेकंड टाइम प्रेसिंग विंडो। मतलब देखो यार सारा कुछ यहाँ पे वर्किंग आपको बताने वाला है, तो आप थोड़ा इसको मेहनत करना, ठीक है। खुद से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये समझ में आ गया कि जो बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है किसका, मतलब टाइम वर्क मेजरमेंट का, वो क्या होता है आपका स्टॉप वॉच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया आपका PMTS। भैया इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि भैया PMTS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। ये भी वर्क मेजरमेंट का एक टेक्निक है। वर्क मेजरमेंट का क्या है, ये टेक्निक है। इसके हेल्प से भी हम लोग टाइम ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे देखते हैं। PMTS इज ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक वेयर टाइम्स एस्टेब्लिश बाय फॉर बेसिक ह्यूमन मोशंस आर यूज्ड टू बिल्ड अप द टाइम फॉर अ जॉब एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब बेसिक जो ह्यूमन का मोशन होता है, ठीक है, कौन कौन सा मोशन, मतलब मूवमेंट्स लाइक रीच, कहीं पे पहुंचता है, कहीं मूव करता है, कुछ चीज़ को पकड़ता है, इन सारी चीज़ में जो उसको टाइम लगने वाले हैं, ठीक है, विच आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल जॉब्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। मतलब पहले से डिटरमाइन किया हुआ है भैया कि कितना टाइम लगने वाला है इन सारे मोशन में, ठीक है। तो प्रोसीजर वही बोल रहा है कि भैया प्रोसीजर क्या क्या होगा इसका। सेलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डूइंग वैरायटी ऑफ जॉब्स। मतलब भैया सिलेक्शन कर लो क्या को, जो भी कोई जॉब मान लो कोई बंदा कर रहा होगा, ठीक है, तो वर्कर्स को क्या कर लो आप, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या होगा, रिकॉर्ड द जॉब ऑपरेशन वाला मूवी फिल्म। वही बात है कि जो भी वर्कर आप काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्कर, उसके भैया फिल्म बना लो, रिकॉर्ड कर लो वीडियो वगैरह। फिर उसको क्या करो, एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज करके भाई जो भी डेटा वगैरह करना उसको लिख लो। फिर उसके बाद क्या, द नॉर्मल टाइम फॉर एनी न्यू जॉब कैन बी डिटरमाइंड बाय ब्रेकिंग द जॉब इनटू बेसिक मूवमेंट। मैंने बोला कि जो भी मान लो एक वर्कर कुछ काम कर रहा होगा, तो उसके सारे बारीकी से उसको मूवमेंट का एनालाइज करो, ठीक है। और एनालाइज करके उसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट में कि भैया किसी काम को करने में मान लो इतना पूरा टाइम ले रहा है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद एनालाइज कर लेंगे कि भैया कितना टाइम लग रहा है उसको किसी भी चीज़ को करने में या मूवमेंट करने में। तो उसके बाद क्या करेंगे, नोट डाउन टाइम फॉर ईच मोशन फ्रॉम टेबल। अब टेबल जो वगैरह जो हम लोग पहले से बना कर रखे हैं उसको जो भी नोट डाउन करेंगे हर एक मोशन का। एड टाइम वैल्यूज़ फॉर ऑल बेसिक मोशंस इन्वॉल्व्स इन द जॉब। मतलब जितने भी सारे आपके बेसिक मोशन में मतलब टाइम इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर एडिंग प्रॉपर अलाउंसेस। उसके बाद जितने भी सारे उसको अलग से अलाउंस देंगे हम लोग किसको, उस वर्कर को। देखेंगे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उन सारे अलाउंसेस को ऐड कर दो तो एक टाइम निकल के आ जाएगा जिस टाइम को बोल देंगे स्टैंडर्ड टाइम। एडवांटेज क्या क्या होगा इसका, इट सेट्स टाइम स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स। भैया सही बात है, जितने भी सारे वर्क मेजरमेंट के डिवाइस होंगे वो तो सारा कुछ क्या करेगा, स्टैंडर्ड टाइम ही तो सेव कर मतलब करने बनाने में ये रेडी कर रहा है ना आपका। मोर सुपीरियर देन स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, क्यों, व्हेन अप्लाइड टू अ शॉर्ट साइकिल हाईली रिपीटेड ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि भैया जो आपके हाईली रिपीटेटिव वर्क होता है, ठीक है, तो शॉर्ट साइकिल के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये आपका स्टॉप वॉच से भी अच्छा होता है। अनलाइक स्टॉप वॉच टाइम स्टडी नो रेटिंग फैक्टर इज़ एम्प्लॉयड। जैसे कि देखो अनलाइक स्टॉप वॉच जो होता है टाइम स्टडी नो रेटिंग फैक्टर इज़ एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप कोई रेटिंग फैक्टर नहीं दे रहे हो किसी एम्प्लॉय को, जिस तरह हम लोग वहाँ पे स्टॉप वॉच में देते थे। फिर बोल रहा है PMTS डेटा इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू स्टॉप वॉच टाइम स्टडी डेटा। मतलब जो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम है इसके जितने भी आप डेटा वगैरह कैलकुलेट करते हो ये ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है एज़ कम्पेरिजन टू स्टॉप वॉच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यार आप एक्चुअल ग्राउंड में आप देख रहे हो भैया मूवमेंट वगैरह किसी भी वर्कर्स का, तो ये तो रिलायबल होगा ही यार। इट फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स एंड सुपरवाइजर। ये क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रेनिंग किसका, वर्कर्स और सुपरवाइजर का। PMTS हेल्प्स इन टूल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, तो ये हमको कहाँ हेल्प करता है, टूल्स वगैरह प्रोडक्ट वगैरह जो डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें जो भी टाइमिंग वगैरह लगेगा उसको भैया यहाँ पे वो हेल्प करता है। इट डिले ओनली विथ मैनुअल मोशंस ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है भैया ये, क्योंकि देखो सारे यार मैनुअल वगैरह का ऑपरेशन का हम लोग मूवमेंट वगैरह ये कर रहे हैं, मतलब नोट मतलब उसको कवर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसका लिमिटेशन यही है यहाँ पे आ रहा है कि भैया ये होता है इट डील्स ओनली विथ मैनुअल मोशंस ऑफ एन ऑपरेशन, और इसके अलावा आप किसी का नहीं देख रहे हो। मतलब जो मैनुअल वगैरह ऑपरेशन हो रहा है उस सिस्टम में उसी को आप लोग नोट कर रहे हो, उसी का टाइम के बारे में, ठीक है।
ऑल टाइप्स ऑफ मोशंस may नॉट बी कवर्ड वाइल कलेक्टिंग PMTS डेटा। मतलब देखो जो बेसिक मोशन है ना, जैसे कि मान लो रेस्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ पकड़ रहा है, तो वही सारे में जो टाइम लग रहा है उसी को नोट कर रहे हैं, बाकी सारे को भैया नोट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द करेक्ट मोटिव मोशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड बिफोर द टाइम्स आर असाइन। ठीक है, ये हम लोग मतलब पहले एजम्पशन पहले ही मान लेते हैं कि जो करेक्ट मोशन होगा मतलब बिफोर द टाइम आर असाइन, मतलब टाइम असाइन करने के पहले ही हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई इसके लिए कौन सा करेक्ट मतलब मोशंस होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का इसका एजम्पशन है। अब अलाउंसेस क्या होता है, ये छूट होते हैं। क्या होता है, अलाउंसेस इज एन इम्पोर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एडेड टू द नॉर्मल टाइम टू प्रोवाइड पर्सनल नीड अनअवॉइडेबल डिलेज एंड फटीग ऑफ द ऑपरेटर। अब मान लो कोई बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है, उसको भैया ड्रिंकिंग चाहिए, भैया पानी प्यास लगेगा तो मतलब पानी पीने के लिए जाएगा कि नहीं, प्यास लगेगी तो या तो भैया वॉशरूम वगैरह जाएगा या तो रेस्ट करेगा। तो ये जो भी नॉर्मल टाइम उस बंदे को लग रहा है ना, तो उसमें भैया ऐड कर देते हैं क्या, अलाउंसेस वगैरह। ठीक है, तो उससे क्या होगी, आपकी उस वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं इसमें। ठीक है, फिर आगे देखो, अलाउंसेस व्हेन एडेड टू द नॉर्मल टाइम इट रिजल्ट्स इन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब जब भैया नॉर्मल टाइम में हम लोग अलाउंस को ऐड कर देते हैं तो याद रखना मेरे भाई, क्या निकलने वाला आपका, स्टैंडर्ड टाइम। तो मुझे ये बताना स्टैंडर्ड टाइम जो होता है क्या नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होता है? बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अलाउंस भी ऐड होता है नॉर्मल टाइम में। अब ड्यूरिंग द टिपिकल 8 आवर वर्क डे पीपल डू नॉट वर्क कंटिन्यूसली। सही बात है ना यार, कंटिन्यू काम कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है कंटिन्यू। अगर जैसे मैंने बोला क्या भाई, पढ़ाई करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैंने दिन भर में 6 घंटा पढ़ लिया, भैया ये कोई काम का नहीं है, बर्बाद है ये। 2 घंटे पढ़ो भैया, लेकिन मोबाइल से दूर रखो, कंटिन्यूसली दिमाग में जो पढ़ रहे हो वो कंसेप्ट वही दिमाग में चलने चाहिए। ये होता है इफेक्टिव। ये नहीं कि 6 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा मोबाइल उठा लिया, थोड़ा उठ गए, थोड़ा पानी पीने चले, भाई जाओ, लेकिन भैया डिस्ट्रैक्शन कम रखो, मोबाइल वगैरह दूर रहो, तो ये होता है इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो, दे स्टॉप वर्किंग एंटायरली ड्यू टू वेरियस कॉजेज। मतलब भैया वो क्यों स्टॉप करते हैं काम को, समझो। अटेंडिंग द पर्सनल नीड, मान लो पर्सनली कोई ज़रूरत हो गया, किसी को कॉल आ गया या कोई अपना मान लो पानी वानी पीने के लिए चला गया। रेस्टिंग टू ओवरकम फटीग, कंटिन्यू काम करेगा तो भैया फटीग तो होगा ही। टेकिंग द सुपरवाइजर्स और टॉकिंग द सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट, मान लो कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो सुपरवाइजर या मैनेजमेंट से बात करेगा। टेकिंग मील ब्रेक्स स्नैक्स, मतलब भैया मैंने क्या बोला कि अगर उसको भैया नाश्ता वास्ता मतलब ब्रेकफास्ट करना हो या लंच करना हो तो उसके लिए भी क्या करेगा, वो टाइम लेगा ना। वेटिंग फॉर सुपरवाइजर असिस्टेंस, मतलब कि भैया सुपरवाइज़र कुछ बोलेगा फिर हम करेंगे, उसके लिए भी वेट करता है। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट, सो ऑन, उसके लिए भी भैया इसको टाइम लग जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं यार, देख लो। पर्सनल अलाउंस, ठीक है, पर्सनल अलाउंस उसी को बोलते हैं हम लोग द पी फैक्टर, जैसे कि गेटिंग ग्लास ऑफ वाटर, वॉशिंग हैंड्स, गोइंग टू टॉयलेट्स। ठीक है, फिर आता है आपका आर। भैया ये फैक्टर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ पर्सनल अलाउंस का होता है, द पी फैक्टर को बोलेंगे। रिलैक्सेशन मतलब आराम करना, और फटीग अलाउंस जैसे उसको आर और एफ फैक्टर। तो इसमें क्या क्या होगा आपका, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन। अनहेल्दी मीन्स मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर आप वर्कर को अगर गुड एनवायरनमेंट दे रहे हो, मतलब भैया अगर मान लो उसको टूल्स के लिए मटेरियल्स के लिए दूर जाना नहीं पड़ता होगा, तो उस वर्कर को भैया फटीग होगा कम, और फटीग कम होगा तो भैया बंदा काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए जाएगा, ठीक है, वॉशरूम वगैरह, या तो इनकन्वीनियंट पोजीशन वाइल वर्किंग, अगर मान लो काम कर रहा पोजीशन उसको सूटेबल ही नहीं कर रहा उसके लिए, या तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। सपोज़ करो मान लो घर से आया, घर में भैया कहीं कुछ लड़ाई वड़ाई करके आया है अपनी फैमिली से, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो भैया काम करने में मन लगेगा नहीं लगेगा, दिमाग हमेशा वहीं पर रहेगा, तो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, उसके लिए भैया देना पड़ता है उसको रिलैक्सेशन वगैरह। फिर आता है डिले अलाउंस, डी फैक्टर, जैसे कि ये इसमें कौन कौन सा आएगा देखो। थ्रू आउट द वर्क डे मैनी इंटरप्शंस टू द वर्क साइकिल अकर सच एज वेटिंग फॉर पार्ट्स, मटेरियल और टूल्स। मान लो यार कि अब वो मशीन्स में तो है, मशीन के सामने खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे पार्ट्स और टूल्स जो है जिससे काम करना है या जिससे काम करना वो आएगा ही नहीं। मान लो यहाँ पर कोई भी चीज़, चाहे वो टूल्स हो या तो पार्ट्स हो, तो भैया क्या करेगा, बैठा हुआ रहेगा ना वर्कर। रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का भैया जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको भैया रिसीव करने के लिए बैठा हुआ रहेगा। वेटिंग फॉर ए क्रेन टू क्लियर वर्क एरिया, मान लो यहाँ पे बहुत सारा काम करके इसने मटेरियल को जमा कर दिया, तो भैया क्रेन आएगा इसको रिमूव करेगा, उसके लिए भी इसको वेट करना पड़ता है। आंसरिंग कोवर्कर्स क्वेश्चंस वर्क रिलेटेड, मान लो अब देखो क्या होता है, वर्कर्स जैसे ही काम करेंगे तो यार जहाँ एक से ज़्यादा वर्कर आ गया भैया वो काम कम बातें ज़्यादा करेंगे, तो भैया उसके लिए भी इसको टाइम, अगर मान लो अच्छा, अगर देखो अगर उस वर्क को किस तरीके से करना, कितना अच्छे से करना, अगर वहाँ उस मैटर से अगर वो बात कर रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, ठीक है।
तो उसमें तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिस्टम के बढ़ाने वाला है, लेकिन फालतू की बात करेगा तो भैया उसमें दिक्कत है, तो इसमें भी एक टाइम लगता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वर्कर्स जो इंडस्ट्री में भैया वो सिर्फ काम की बात कर रहे होंगे और भैया अपनी कंपनी के बारे में मतलब सोच रहे होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अदर अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। Sometimes it is necessary to include additional percentage allowance over and above those used to compensate for personal needs, fatigue and unavoidable delays there are। इन सब के अलावा भी हम लोग कुछ अलाउंस देते हैं, जैसे कि कंटिजेंसी अलाउंसेस। ये क्या होता है, देयर आर ऑफ्टन यूज्ड टू कवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क दैट आर लार्जरली अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मेजर टास्क सच एज। अब देखो बहुत ऐसा टाइम होता है ना कि मतलब एक्स्ट्रा काम को करना पड़ता है हमको शॉर्ट टाइम में, ठीक है, और उसको हम लोग अनप्रिडिक्टेबल होता है वो। सपोज़ करो मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गया तो भैया काम हो गया एक्स्ट्रा, तो ज़्यादा मुझे डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वो तो अनप्रिडिक्टेबल था। तो उसके लिए कौन कौन सा दोगे अब, करेक्टिंग द मटेरियल दैट आर नॉट टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगर मान लो कोई स्पेसिफिकेशन कोई भी मटेरियल होगा तो अगर उसका करेक्शन करना हो, एडिशनल चेकिंग और इंस्पेक्शन वगैरह इसमें आ जाएगा। एडिशनल वर्क कॉज्ड बाय द माल फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट भैया अगर अच्छे से काम कर नहीं रहा हो, या दिस अलाउंस शुड नेवर बी मोर देन 5%, मतलब टोटल टाइम का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सारे अलाउंस। पॉलिसी अलाउंस हो गया आपका। पॉलिसी अलाउंस क्या होता है, पॉलिसी अलाउंस इज एन इंक्रीमेंट अदर देन बोनस इंक्रीमेंट, ठीक है, अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इट इज़ एन एडिशनल टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी विद इन इंसेंटिव प्रोग्राम्स। इट इज़ अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। मतलब देखो यार कुछ पॉलिसी वगैरह होता है उसमें एक अलाउंसेस वगैरह अलग से दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो अलाउंस देंगे हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड टाइम का जो परसेंटेज होगा उसी पे देने वाले हैं। मशीन इंटरफेरेंस अलाउंस, ये क्या होता है, समटाइम एन ऑपरेटर इज असाइंड टू अटेंड 2 और मोर मशीन्स। यार किस टाइम क्या होता है ना, एक वर्कर एक मशीन से ज़्यादा काम पे कर रहा होगा, 1 यहाँ पर है, 2 मशीन यहाँ पर है, एक से ज़्यादा मशीन पे काम करता है, दैट आर रनिंग साइमल्टेनियसली, और एक साथ काम रन भी कर रहा। सूनर और लेटर, मतलब जल्दी ही या बाद में, 1 और मोर मशीन्स विल बी आइडल वाइल द ऑपरेटर अटेंड्स टू अनदर मशीन, मतलब जल्दी या बाद में, मतलब एक मशीन जो होता है वो आइडियल हो जाता है, जो काम नहीं करता है। दिस विल प्रोड्यूस अ डिले दैट इज़ नॉट नॉर्मली कवर्ड बाय अदर अलाउंसेस। ये अदर अलाउंसेस वगैरह मतलब कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मशीन इंटरफेरेंस अलाउंस, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस आपके वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्क सैम्पलिंग क्या होता है, अब देखते हैं। वर्क सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी सैम्पलिंग फॉर रेशियो डिले स्टडी। समझते क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज टेक्निक इन विच लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ वन और ग्रुप ऑफ मशीन्स प्रोसेसेस और वर्क्स। देखो ये सारे भी चीज़ हम लोग वर्क सैम्पलिंग में करने के वाले हैं। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करोगे, ग्रुप ऑफ मशीन्स का करोगे, और किसी प्रोसेस जो काम वगैरह जिस प्रोसेस से हो रहा होगा उसका करोगे, या वर्कर्स का करोगे। इससे करने से क्या होगा देखते हैं। ईच ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स व्हाट हैपनिंग एट दैट इंस्टेंट, मतलब जब वर्कर काम कर रहा होगा तब क्या हो रहा है, जब प्रोसेस चल रहा होगा तब क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ मशीन जब या वर्किंग कंडीशन में तब क्या हो रहा होगा, इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करने से क्या होता है, एट दैट इंस्टेंट, and the percent of observation recorded for a particular activity or delay is a measure of the percentage of time during which that activity or delay occurs। अब ये समझो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि and the percent of observation recorded for particular activity or delay is a measure of percentage of time during which that activity or delay occurs। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ वर्कर्स आपके काम करने वाले हैं, ठीक है, या तो आपके जब कोई प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब किसी भी कंपोनेंट को वगैरह बनाने के लिए, या तो आपके जो ग्रुप ऑफ मशीन्स वगैरह काम कर रहा होगा, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे क्या करोगे आप, फाइंड आउट करोगे भैया कि कहाँ पे क्या डिले होने वाला है, ठीक है, सिर्फ डिले ही निकालने वाले हो, और उस डिले को आप चाहोगे कि भाई कम से कम हो। Work sampling thus involves the estimation of the proportion of time devoted to a given type of activity over a certain period of time by means of random observation। मतलब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन निकाल के वर्क सैम्पलिंग में हमको ये पता चलता है कि भैया उस वर्क को करने में भैया कौन कौन से टाइम लगने वाले हैं किसी सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। वर्क सैम्पलिंग कैन टेल फॉर हाउ मच टाइम अ पर्सन वर्क्स एंड हाउ मच टाइम ही स्पेंड्स फॉर हिज पर्सनल नीड्स एंड हाउ मच टाइम इज ही रिमेन्स आइडल। मतलब अगर आप वर्क सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक है, वर्क सैम्पलिंग कर रहे हो तो आप ये बता सकते हो अगर ये कोई वर्कर है तो ये वर्कर अपना टोटल टाइम का, ठीक है, कितना टाइम ये खर्चा कर रहा है अपनी ज़रूरतों के लिए, ठीक है, कितना टाइम वो कुछ काम नहीं कर रहा है और कितना टाइम काम कर रहा है, ये सारा कुछ बता सकते हो आप वर्क सैम्पलिंग के हेल्प से। तो ये यहाँ पर एक दिया होगा आपको
एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। एडवांटेज क्या क्या हो गया आपका, कंज्यूम्स लेस कॉस्ट एज कम्पेयर टू स्टॉपवॉच स्टडी, मतलब ये भी तो एक मतलब टाइम निकालने का ही टेक्निक है ना, टाइम स्टडी का मतलब वर्क मेजरमेंट का ही टेक्निक है। तो इस ये कंज्यूम करता है लेस कॉस्ट, क्योंकि स्टॉपवॉच वगैरह में यार कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लगता है। विथ लिटिल ट्रेनिंग इट कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली, अगर थोड़ा सा किसी बंदे को ट्रेनिंग दे दिया जाए तो ये भैया आराम से कर सकता है वर्क सैम्पलिंग। इट कैन मेजर लॉन्ग ऑपरेशन टाइम विच इज़ इम्प्रैक्टिकल वाइज ऑफ वॉच टाइम स्टडी, मतलब देखो मैंने क्या बताया था, वॉच स्टडी भैया मतलब एक लंबे टाइम के लिए मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता था। तो भैया यहाँ पे आप कर सकते हो। नो स्टॉपवॉच और एनी अदर डिवाइसेस इज नीडेड, मतलब यहाँ स्टॉपवॉच वगैरह की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द रिजल्ट, अगर मान लो अगर कोई डिस्टर्बेंस भी आता है तो यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी होता है किसका, एरर का इन रिजल्ट में। ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड विद इन द डिजायर्ड एक्यूरेसी, जो मतलब जो ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे हो तो वो आपके जो डिजायर्ड मतलब एक एक्यूरेसी रहेगा ना, एक्यूरेसी रहेगा कि भैया हाँ एक्यूरेसी इसके बीच होना चाहिए, तो ये भैया इसी के बीच लाई करने वाला है। तो वर्क सैम्पलिंग से आप क्या पता कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसका ऑब्जर्वेशन करोगे, ग्रुप ऑफ वर्कर्स का, किसी प्रोसेस का या मशीन्स का करोगे। इससे आप पता कर सकते हो कि कब कितना टाइम आइडल टाइम होता है सबका, या कितना टाइम कौन काम कर रहा है और कितना टाइम भैया अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करता है वर्कर वगैरह, ये सब कुछ वर्क सैम्पलिंग से पता कर सकते हो, ठीक है। मेरिट रेटिंग से पता चलता है कि भैया कौन सा वर्कर आपका मतलब किसी भी काम को करने के लिए मतलब एक एलिजिबल हो, ठीक है। तो उसमें हर एक वर्कर्स की मतलब एफिशिएंसी एक तरीके से पता चलती है। तो ये क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइन एज सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की, ऑन द जॉब इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, मतलब किसी जॉब को करना हो, ठीक है, तो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर पता करना है तो उसको पता कर लो क्या, उसकी मेरिट रेटिंग की, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं ना, तो भैया हमारी जो रेटिंग आती है क्या, मेरिट में, तो मेरिट में आ गया मतलब क्या भैया वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर गया, तो उससे भैया किसी भी लड़कों की क्या मतलब एक मतलब एक नॉलेज की पता चलता है ना, उसी तरह से भैया रेटिंग से किसी भी एम्प्लॉय की मतलब उसके वर्किंग मतलब एफिशिएंसी के बारे में पता चलने वाला है, ठीक है। मेरिट रेटिंग सिस्टमेटिकली इवेल्युएट्स द फिटनेस ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ गिवन जॉब इन टर्म्स ऑफ असाइन फैक्टर, मतलब बहुत सारे जो भी फैक्टर हम लोग असाइन किए होंगे उससे किसी भी एम्प्लॉय के भैया फिटनेस का इवेल्युएशन होता है, ठीक है, मेरिट रेटिंग से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय रेटिंग और एम्प्लॉय अप्रेजल। An effective merit rating system is essential of the enterprise wants to make बेस्ट यूज़ ऑफ इट्स अवेलेबल मैन पावर, अगर आप चाहते हो कि भैया मैन पावर का बेस्ट अवेलेबल यूज़ हो तो उसके लिए भैया यहाँ पे मेरिट रेटिंग होना ही चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से इसके उद्देश्य देख लो, टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड, ये तो होना ही है। और या तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयज़, जो बंदा काम दे रहा है और जो काम कर रहा है उसके बीच भी रिलेशन बनाता है। जितना अच्छा वर्कर रहेगा जितनी उसकी मेरिट रेटिंग उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कहाँ पे, उस इंडस्ट्री में। इट इज़ कॉमनली यूज टू जस्टिफाई वेज इंक्रीजेस, ठीक है, ये जस्टिफाई करेगा कि भैया किसकी सैलरी बढ़ाना है किसका कम करना है। इट प्रोवाइड साउंड बेसिस इन मेकिंग डिसीजंस फॉर प्रमोशन ट्रांसफर, अगर जो बंदा अच्छा से काम करेगा जिसकी मेरिट रेटिंग ज़्यादा होगी भैया उसकी प्रमोशन ट्रांसफ़र इसी से करोगे ना यार। इट हेल्प्स द सुपरवाइजर इन डिसाइडिंग विच पर्सन इज़ टू गिवन विच टास्क, मतलब अगर मुझे ये पता चल जाता है कि भैया जिसकी मेरिट रेटिंग किसी काम को करने के लिए जिसके ज़्यादा रहेगा हमेशा भैया सुपरवाइजर उसी को वो काम देने वाला है। इट गाइड्स एम्प्लॉयज़ इन देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स एंड मेक्स पॉसिबल अ क्लोज फॉलो ऑफ देयर प्रोग्रेस, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उसको एक मतलब इम्प्रूवमेंट करने का मतलब मौका मिल जाता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा काम कर रहा है सॉरी कोई काम कर रहा है उसके अगर मेरिट रेटिंग कम है तो भैया मेरिट रेटिंग कैलकुलेट किया गया होगा, वहाँ से इसकी मेरिट रेटिंग कम निकली होगी, ठीक है। तो ये भैया एक गाइड करता है कि भैया अगर मेरिट रेटिंग मेरी कम है तो मुझे परफॉर्मेंस को अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट, इट इनेबल्स, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, ये बोल रहा आपका सॉरी अरे यार सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। मैंने बताया था अभी आपको कि देखो मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग कौन कौन से होते हैं, मतलब किस मेथड से आप किसको मतलब क्या क्या रेटिंग आप किसी वर्कर को देने वाले हो। तो रैंकिंग मेथड होता है, ठीक है, एक मतलब रैंक वाइज में देते हैं, तो ये सारा टॉपिक और नोट्स ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना इसको।
मैन टू मैन कंपैरिजन प्लान्स होता है अलग अलग, ठीक है, चाहे फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में, इंटेलिजेंस, पर्सनल क्वालिटीज़, लीडरशिप, ये सारा चीज़ होता है इसमें। पीरियड कंपैरिजन मेथड, ये सब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, बड़ा जल्दी भाग रहा हूँ, क्या करूँ यार, आपको जल्दी ख़त्म करवाना ना। चेक लिस्ट मेथड होता है, ये सब आपका थ्योरी पोर्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मैंने बोला था किसी भी काम करने के लिए जो टाइम लगता है भैया, उस मतलब सारा टाइम, चाहे वो नॉर्मल टाइम जिसको हम लोग बेसिक टाइम बोलते हैं, और जितने भी सारे आपके अलाउंसेस हैं, ठीक है, उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो अब रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो रेटिंग फैक्टर निकालने का एक क्या है कि रेटिंग ऑफ द ऑब्जर्व्ड वर्कर, मतलब अब जो वर्कर काम कर रहा है उसका भैया रेटिंग कितना है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रेटिंग फिक्स कर दो। जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, जब सेकंड लो एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, तो एक मैक्सिमम एफिशिएंसी को नीचे लिख देते हैं आइडियल मान के, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी एफिशिएंसी कितना। उसी तरीके से एक्चुअल में ऑब्जर्वर की रेटिंग कितना है, और मैक्सिमम किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड रेटिंग कितना होना चाहिए। तो ये वाला जो आपका नोमिनेटर में जितना ज़्यादा रहेगा उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हो। और नॉर्मल टाइम कैसे निकालोगे आप लोग, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर से निकालोगे, ठीक है। और नॉर्मल टाइम तो वही हो गया कि ऑब्जर्व टाइम इंटू ऑपरेटर रेटिंग और स्टैंडर्ड रेटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड रेटिंग मतलब डिसाइड करेगा मैनेजमेंट कि किसी काम को करने के लिए कितना रेटिंग मतलब होना चाहिए। तो बेसिक कंपोनेंट आपका स्टैंडर्ड टाइम का कौन कौन सा हो गया, नॉर्मल टाइम और बेसिक टाइम। कंपनसेशन मुआवजा फॉर द डिफरेंस इन ऑपरेटिव पेस एंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, रिलैक्सेशन वगैरह इसी में आ जाता है। पॉलिसी अलाउंस, इंटरफेरेंस अलाउंस, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या एक पॉइंट बोल रहा है कि और टाइम स्टडी इंजीनियर ऑब्जर्व्स एंड कैलकुलेट्स टाइम फॉर द ऑपरेशन कंसिडरिंग वेरियस अलाउंसेस, दिस इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमेशा याद रखना कि सारे जितने भी आपके नॉर्मल टाइम में आप सारे अलाउंस को ऐड कर दो, आपको मिलने वाला यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है किसी भी वर्कर को जो करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आगे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं करवाऊंगा इस टॉपिक से। और मुझे पता है भैया मैंने टॉपिक को बड़ा स्पीड भगवाया, क्योंकि मुझे पता यार कि आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं नोट्स बनाऊं और फिर आप उतना वेट करो। इसकी को आप क्या करो ना, जो भी मैंने अभी PDF वगैरह में, जो इसका टेलीग्राम के नीचे वीडियो के नीचे लिंक उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना, और इसी को आप जितना मैंने समझाया उसको आप लोग पढ़ लो, सुन लो, और एक जो जो टॉपिक मैंने आपको बोला कि ये आप पढ़ लेना, उसको एक बार आप लोग रीड कर लो, जिससे आपकी पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क स्टडी के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा स्पीड भागा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा आप लोग मैनेज करना क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना था। तो जो बच्चे भी नए आ रहे हो तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपको कंटिन्यू उसका नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।